तो कैसे हैं दोस्तों, आप सभी का स्वागत है सरस्वती ज्ञान संगम के इस यूट्यूब चैनल पर। और आज हम लोग सीखेंगे जो विलियन चैप्टर पढ़े थे उससे थोड़ा आगे हम लोग उसके आगे का टॉपिक को सीखेंगे आज। तो चलिए एक बार हम लोग हेनरी का नियम समझ लेते हैं। तो जैसे मान लीजिए ये क्या है, लिक्विड है यानी द्रव है, दिस इज लिक्विड। और इसमें हम कोई गैस को क्या कर रहे हैं, डिज़ोल्व करने की कोशिश कर रहे हैं। तो कोई गैस अगर घुलाना चाहते हैं किसी द्रव में, तो गैस अगर मान लीजिए घोल रहे हैं तो गैस के ऊपर जितना अधिक हम लोग दबाव लगाते हैं, दबाव का मतलब क्या होता है, प्रेशर का मतलब आंशिक दाब, जितना अधिक उस पर क्या लगाएंगे, आंशिक दाब, इस लिक्विड के अंदर उतना ही अधिक गैस घुल जाएगा। तो इसलिए हम कहते हैं कि मान लीजिए अगर ए गैस को घुला रहे हैं तो ए पर लगाया गया आंशिक दाब ए की घुलनशीलता का क्या होता है, समानुपाती होता है। अब यहीं पे पी ए इक्वल टू क्या कर सकते हैं, के एच एक्स ए, जहाँ पर जो हमारा के एच है ये क्या है, हेनरी नियतांक है, हेनरी नियतांक है। तो यहाँ पे अब अगर हम लोग ग्राफ खींचना चाहें तो जैसे v समानुपाती I होता था और v इक्वल टू आर आई लिखते थे, तो इसका ग्राफ कुछ इस तरह होता था कि जैसे यहाँ पे क्या हो गया v, यहाँ पे I, तो बीच में जो सरल रखा होता था वो क्या होता था r। तो वैसे ही यहाँ पर अगर हम लोग ग्राफ खींचें तो y अक्ष पर अगर PA लेंगे तो x अक्ष पे हमारा x से आएगा, तो बीच में क्या आ जाएगा भाई, KH, क्योंकि यहाँ पे r था, बीच में r नियतांक था तो r आता था, तो यहाँ पे KH नियतांक है तो KH आएगा। इसको हमने लास्ट क्लास में ही पढ़ रखा था। तो यहाँ से हम लोग हेनरी के नियम के कुछ क्या देख सकते हैं, एप्लीकेशन देख सकते हैं। हेनरी नियम के अनुप्रयोग। तो हेनरी नियम का जब हम लोग अनुप्रयोग देखेंगे तो पहला हो जाएगा शीतल पेय पदार्थ बनाने में, यानी कि जैसे कि हम लोग क्या करते हैं, H2O यानी वाटर में CO2 घोला हुआ रहता है ना, स्प्राइट वगैरह में, तो ये क्या हो गया, ये हो गया पहला प्रयोग। दूसरा हो गया गोताखोरों के लिए, गोताखोरों के लिए। गोताखोर क्या होता है कि गोताखोर के सिलेंडर में जो है हीलियम गैस भर दिया जाता है ताकि वो हमारे शरीर में अगर जाएगा तो वो घुलकर हमारे ब्लड के साथ रिएक्ट कर सकता है। तो इसलिए उसके जो शरीर होते हैं कि जैसे मान लीजिए ये समुद्र है तो पानी में वो घुलता है, तो उसके ऊपर जो सिलेंडर होता है, तो यहाँ पे हम लोग ये देखते हैं कि जो गोताखोर के ऊपर सिलेंडर होता है, सिलेंडर में ऑक्सीजन गैस होता है, और अगर ये पानी के अंदर, समुद्र के अंदर बहुत गहराई में जाएगा तो ब्लड में जो ये गैस जाता है, ऑक्सीजन, वो घुल जाता है और पेन यानी दर्द होने लगता है हमारे हड्डियों के जॉइंट में। तो वैसी स्थिति में इसमें ऑक्सीजन के साथ साथ हीलियम गैस मिला दिया जाता है ताकि ये अगर शरीर की ब्लड में घुले भी तो कोई रिएक्शन ना हो और दर्द ना हो। तो गोताखोरों के ऑक्सीजन सिलेंडर में भी होता है। और एक चीज़ आप नॉर्मली जानते होंगे कि पहाड़ों पर जब हम लोग चढ़ते हैं तो पहाड़ों पर चढ़ने से सांस लेने में दिक्कत होता है। ये भी किसके वजह से होता है, तो हेनरी के नियम के वजह से। क्योंकि पहाड़ पे चढ़ते हैं तो दबाव घट जाता है, दबाव घटता है तो उसकी घुलनशीलता घटती है, जिस वजह से हमें सांस लेने में क्या होती है, दिक्कत। ब्लड में ऑक्सीजन की घुलनशीलता घटने की वजह से सांस लेने में हमको दिक्कत होती है। अब हम लोग इससे आगे बढ़ते हैं। तब अब हम लोग जब आगे बढ़ते हैं तो एक चीज़ हम लोग देखते हैं जिसको हम लोग वाष्प दाब बोलेंगे। देखिए एक बात आप जानते हैं कि अगर हम लोग किसी कंटेनर में, किसी बीकर में क्या ले लिए, द्रव, और इसको हम क्या किए, गर्म किए, तो ये क्या होगा भाई, ये वाष्प बन जाएगा। ये क्या बन जाएगा, वाष्प। तो द्रव को गर्म करके वाष्प बनाने की क्रिया को कहते हैं वाष्पन। और फिर यही वाष्प अगर ठंडा हो गया तो फिर से ये क्या बन जाएगा, द्रव। तो द्रव से वाष्प बनना वाष्पन कहलाता है, वाष्प से द्रव बनना कहलाता है संघनन। अगर ऐसा अवस्था आ जाए कि किसी कंटेनर में अगर ऊपर से ढक दिए उसको ढक्कन से, तो नीचे से जितना तेज़ी से वो वाष्प बन रहा है उतना ही तेज़ी से वापस द्रव बन जा रहा है, तो इस अवस्था को कहते हैं साम्यावस्था। और साम्यावस्था में ये जो द्रव जा रहा है यही इस पर आने के बाद द्रव के ऊपर कुछ ना कुछ क्या लगाएगा, दबाव लगाएगा। इस दबाव को ही हम लोग कहते हैं वाष्प दाब, वाष्प दाब। तो वेपर प्रेशर क्या होता है, वेपर प्रेशर होता है साम्यावस्था में, साम्यावस्था में द्रव की
सतह पर लगने वाले द्रव की सतह पर लगने वाले दाब को वाष्प दाब कहते हैं। क्या कहते हैं? वाष्प दाब कहते हैं। साम्यावस्था में द्रव की सतह पर लगने वाले दाब को क्या कहते हैं? वाष्प दाब। अब देखिए, अब एक वैज्ञानिक आते हैं जिनका नाम है राउल्ट। राउल्ट वैज्ञानिक क्या बोलते हैं कि जैसे मान लीजिए ये लिक्विड है, ठीक है, और इसमें हम किसी अदर लिक्विड को घोलते हैं, तो ये है लिक्विड द्रव, और यहाँ पे है दूसरा द्रव, दिस इज द्रव 1 और दिस इज द्रव 2। जाहिन की बोल रहा लो। तो इसको अगर हम लोग देखेंगे तो यहाँ से एक चीज़ हमको ध्यान में रखना होगा कि जो ये द्रव 2 होता है ये वाष्पशील होता है। ये क्या होता है? वाष्पशील। वाष्पशील का मतलब होता है कि जिसको खुला छोड़िएगा तो हवा में उड़ जाएगा वाष्प बन के, जैसे पेट्रोल वगैरह हो गया। कुछ चीज़ें ऐसी होती है जो घुलनशील भी होती है, वाष्पशील भी। तो ये अगर मान लीजिए ऐसा द्रव है जो किसी दूसरे द्रव में घुला रहे हैं, तो जब किसी द्रव में वाष्पशील अवयव को घोला जाता है तो इस वाष्पशील अवयव पर लगाया गया जो वाष्प दाब होता है, वाष्पशील अवयव पर लगाया गया जो क्या होता है? वाष्प दाब होता है। ये इस लिक्विड में उसकी घुलनशीलता के यानी मोलांश के समानुपाती होता है। मोलांश के समानुपाती होता है। तो यहाँ से हम लोग राउल्ट के नियम के लिए क्या समझे? राउल्ट का नियम। तो राउल्ट के नियम में हमने क्या देखा? किसी द्रव या विलयन वर्ड यूज़ कर लेते हैं, किसी विलयन के वाष्पशील अवयव द्वारा लगाया गया वाष्प दाब विलयन में उस अवयव की घुलनशीलता का समानुपाती होता है। इसको इस प्रकार आप समझ सकते हैं कि जैसे देखिए, जैसे मान लीजिए यह एक विलयन है, ठीक है ना, यह एक क्या है? विलयन है। इसको हमने बंद कर दिया। अब विलयन में क्या है? इस विलयन में कुछ वाष्पशील अवयव हैं, कुछ क्या है? वाष्पशील अवयव। अब अगर ये वाष्पशील अवयव हैं तो साम्यावस्था में ये क्या करेंगे? इसका क्या होगा? वाष्पन, और इसी का क्या होगा? संघनन। तो ये क्या करेगा? एक दाब लगाएगा। इसी दाब को हम लोग कहते हैं वाष्प दाब। अब ये जितना अधिक दाब लगाएगा अंदर उतना ही अधिक घुल जाएगा। तो विलयन के जो क्या होते हैं? विलयन के जो वाष्पशील अवयव होते हैं, इसके द्वारा विलयन के सतह पर लगाया गया वाष्प दाब विलयन में इसी की घुलनशीलता का क्या होता है? समानुपाती होता है। यानी जितना अधिक क्या करेगा? वाष्प दाब लगाएगा उतना ही अधिक ये घुलेगा, और इसकी घुलनशीलता को हम लोग क्या कहते हैं? इसकी घुलनशीलता को हम लोग कहते हैं मोलरता। तो मोलांश। तो क्या हो जाएगा? अगर मान लीजिए वाष्पशील अवयव ये है और इसका वाष्प दाब हमने क्या लिया? PA, और इसकी घुलनशीलता क्या हो जाएगी? XA हो जाएगी मोलांश। तो इस प्रकार हमने देखा कि PA समानुपाती होगी XA, यानी जितना दाब बढ़ेगा उतना घुलेगा। अब समानुपाती चिन्ह हटाएंगे तो आएगा P0। यहाँ पे P0 क्या होता है? तो इसको कहते हैं शुद्ध विलयन का वाष्प दाब। इसको कहा जाता है शुद्ध विलयन का वाष्प दाब। जैसे देखिए अभी यहाँ पे हम विलयन बनाने से पहले देखिए, पहले तो इसमें खाली जल लेते हैं, उसके बाद इसमें जल में क्या कर लेते हैं? हम नमक को घोल लेते हैं, NaCl।
तो अभी यहाँ पे इसको गर्म करेंगे तो ये भी कुछ ना कुछ दाब लगाएगा, पानी जो वाष्प बन के आएगा वो वापस से कंटेनर बंद होने के कारण नीचे आके दाब लगाएगा। तो अभी जो ये दाब लगा रहा है ये जो है इसमें क्या है, खाली विलायक ही है ना, तो ये हो गया शुद्ध वाष्प दाब, इसी को कहेंगे शुद्ध वाष्प दाब। जबकि जल मिलाने से थोड़ा बहुत इसके दाब लगाने की क्षमता में कमी आता है। अभी जो ये दाब लगाएगा इसको शुद्ध वाष्प दाब नहीं कहेंगे। तो जब वाष्पशील अवयव अकेला हो तो अकेले में जो वो वाष्प दाब लगाता है उसको क्या कहते हैं, पी नोट, यानी शुद्ध विलयन का वाष्प दाब। अब यहाँ से अगर हम लोग इसका ग्राफ खींचे तो ये इस प्रकार होगा, पी ए यहाँ हो जाएगा, पी नोट यहाँ और एक्स ए यहाँ हो जाएगा। ये हो जाएगा राउल्ट के नियम का ग्राफ, राउल्ट के नियम का ग्राफ। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। अब हम लोग देखते हैं कि राउल्ट के नियम के आधार पे जो विलयन होते हैं वो कितने आधार पे होते हैं, कितने प्रकार के होते हैं। तो विलयन हमारे 2 प्रकार के हो जाते हैं, आदर्श विलयन और एक हो जाते हैं अनादर्श विलयन। ऐसे विलयन जो सभी सांद्रताओं पर राउल्ट के नियम का पालन करते हैं उसे आदर्श विलयन कहते हैं, और जो सभी सांद्रताओं पर राउल्ट के नियम का पालन नहीं करते हैं उसे क्या कहते हैं, अनादर्श विलयन कहते हैं। अब देखिए इस दोनों का एक हम लोग ग्राफ बनाते हैं। जैसे मान लीजिए एक विलयन है जिसमें ए और बी दोनों क्या है, वाष्पशील है, वाष्पशील अवयव है। ए मान लीजिए विलायक है और बी मान लीजिए क्या है, विलय, और दोनों ही क्या है, वाष्पशील है। तो दोनों अपना अपना क्या लगाएगा, वाष्प दाब लगाएगा, ये भी लगाएगा और ये भी। तो दोनों की अपनी अपनी क्या होगी भाई, घुलनशीलता होगी। अगर दोनों दाब लगा रहे हैं तो दोनों की घुलनशीलता, तो ए की जो घुलनशीलता होगी वो ए के वाष्प दाब के समानुपाती होगा और बी की क्या होगी, बी के समानुपाती होगा। किसके आधार पे, ये हम लोग आदर्श विलयन के लिए देख रहे हैं, आदर्श विलयन के लिए। तो किसके आधार पे ये हो जाएगा, राउल्ट के नियम के आधार पर किसी वाष्पशील अवयव के द्वारा लगाया गया वाष्प दाब उस वाष्पशील अवयव का विलयन में विलेयता या घुलनशीलता का समानुपाती होगा। तो यहाँ आएगा पी ए इक्वल टू पी नोट एक्स ए, यहाँ पे आ जाएगा पी बी इक्वल टू पी नोट एक्स बी। अब देखिए अब यहाँ पे कुल जो दाब लगेगा वो क्या लगेगा, पी ए प्लस पी बी। कुल जो वाष्प दाब लगेगा वो पी ए प्लस क्या हो जाएगा, पी बी हो जाएगा, यानी पी टोटल क्या हो जाएगा, पी ए प्लस पी बी। अब इसका हम लोग ग्राफ कैसे ड्रॉ करते हैं, तो देखिए इस प्रकार ग्राफ को ड्रॉ किया जाता है। मान लीजिए यहाँ पे एक्स ए और एक्स बी लिखे हैं, यहाँ भी लिखे हैं एक्स ए और एक्स बी। अगर एक्स ए बराबर यहाँ 0 है, इसका मतलब दाब भी यहाँ 0 लग रहा होगा, और एक्स ए अगर 1 हो गया मतलब पूरा दाब यहाँ पे लग रहा होगा। यानी यहाँ पर जो है ये क्या है, पी ए को इंगित करेगा कि भाई यहाँ पे जो दाब है वो पी ए का बहुत है, क्योंकि पी ए का मान कितना है, सॉरी एक्स ए का मान 1 है। 1 जो होता है मूलांश का मान वो होता है सार्वधिक, यानी और कुछ नहीं, यही है। यानी कि ए अगर 1 हो गया तो बी यहाँ पे 0 हो जाएगा, और बी यहाँ 1 होगा, तो फिर यहाँ से यहाँ तक जो दाब लगेगा वो क्या हो जाएगा, पी बी। यानी ये वाला जो समीकरण है, मतलब सॉरी ये वाला जो रेखा है ये किस चीज़ को दिखा रहा है, कि धीरे धीरे जैसे यहाँ पे जो एक्स बी है यानी बी का मूलांश 0 था, 0 से धीरे धीरे बढ़ के 1 हुआ, तो पहले जो हमारा पी का मान था वाष्प दाब कम था, फिर धीरे धीरे करके वाष्प दाब भी बढ़ा, यानी वाष्प पी ए यानी कि बी का वाष्प दाब बढ़ा तो बी की घुलनशीलता बढ़ी। ऐसे ही एक्स का वाष्प दाब धीरे धीरे इधर बढ़ा तो एक्स की घुलनशीलता बढ़ी। अब इस दोनों को जब हम आपस में मिला देंगे तो हमारे पास ये क्या पी टी हो जाएगा, पी ए प्लस पी बी क्या हो जाएगा, पी टी हो जाएगा, पी ए प्लस पी बी। तो यहाँ से हम देख सकते हैं कि ये किसका ग्राफ है, तो ये राउल्ट के नियम का ग्राफ है। जब उसमें 2 अवयव ए और बी क्या हो, ए और बी उसमें क्या हो, तो दोनों वाष्पशील हो, क्या हो, वाष्पशील। तो ये बात आप यहाँ से देख सकते हैं। अब यहाँ पे आगे हम लोग बढ़ते हैं, तो आगे जब हम बढ़ते हैं तो यहाँ पे देखिए आप, अब देखिए तो हमने राउल्ट के नियम का ग्राफ कैसा पढ़ा, इस प्रकार पढ़ा। अगर यहाँ पे एक्स ए क्या है, 0 है,
और यहाँ एक्स ए हो जाता है 1, तो इसका मतलब है कि यहाँ पर क्या लिखेंगे, पी ए लिखेंगे। और यहाँ पे अगर एक्स बी अगर क्या है 0 है, और यहाँ पे अगर एक्स बी हो जाता है 1, तो इसका मतलब है यहाँ पे क्या लिखेंगे, पी बी लिखेंगे। अब ये दोनों जो मिल गया है इसको हम लोग कहेंगे पी टी बराबर पी ए प्लस, यहाँ पे एक बात जानना ज़रूरी है कि पी ए बराबर क्या हो जाएगा, पी नोट एक्स ए, और ये भी जानना ज़रूरी है कि पी बी बराबर क्या होगा, पी नोट एक्स बी। ये है आदर्श विलयन के लिए, ये क्या है, आदर्श विलयन के लिए। अब आदर्श विलयन तो ये है। अब देखिए, अब यहाँ पे अगर विचलन शो हो रहा है, जैसे मान लीजिए एक ग्राफ मैंने ये बनाया और एक ग्राफ ये बनाया मैंने, सामान्य स्तर पर तो इस प्रकार होना चाहिए कि अगर राउल्ट के नियम का पालन करेगा तो इस प्रकार का ग्राफ प्राप्त होगा। लेकिन अगर ये ऊपर की ओर जा रहा है, ग्राफ अगर क्या हो रहा है, सामान्य स्तर पे जहाँ होना चाहिए उससे ऊपर की ओर जा रहा है, और सब कुछ सेम ही है, एक्स ए एक्स बी, ये अगर 0 है तो यहाँ 1 होगा, तो ये क्या होगा, पी बी हो जाएगा। ये अगर 0 है, यहाँ 1 होगा, तो ये क्या हो जाएगा, पी ए हो जाएगा। तो इसको कहेंगे धनात्मक विचलन। पहले तो इसको क्या कहेंगे, धनात्मक विचलन। और चूँकि ये राउल्ट के नियम का पालन नहीं किया है अभी, तो ये क्या हो जाएगा, अनादर्श विलयन। तो धनात्मक विचलन के साथ क्या हो जाएगा, ये अनादर्श विलयन हो जाएगा, धनात्मक विचलन। तो ये हो जाएगा धनात्मक विचलन के साथ अनादर्श विलयन। अब अगर ग्राफ सामान्य स्तर पे जहाँ होना चाहिए वहाँ से नीचे जा रहा है, तो इसका मतलब है ये क्या है, ऋणात्मक विचलन। फिर से यहाँ एक्स ए एक्स बी, यहाँ मान लीजिए 0 और यहाँ 1, तो ये क्या होगा, पी ए होगा। यहाँ 1 और यहाँ 0, तो ये क्या होगा, पी बी होगा। अब यहाँ पर ये जो हमें प्राप्त हो रहा है ये क्या हो रहा है, तो ये हो रहा है ऋणात्मक विचलन, ऋणात्मक विचलन। और ये किस प्रकार का विलयन होगा, अनादर्श विलयन, अनादर्श विलयन। तो ये हो जाएगा अनादर्श विलयन धनात्मक विचलन के साथ, अनादर्श विलयन ऋणात्मक विचलन के साथ। अब देखिए, सामान्य एक और भी बात है कि जैसे मान लीजिए 2 अवयव है विलयन में, ए प्रथम अवयव जो कि वाष्पशील है, और बी द्वितीय अवयव, ये भी क्या है, वाष्पशील है। ये दोनों क्या हैं, विलयन के अवयव हैं। ये दोनों मान लीजिए विलयन के अवयव हैं। तो यहाँ पे एक चीज़ आपको समझना है कि देखिए, अगर विलयन में ए है और बी है, तो बहुत सारे ए के अणु होंगे, बहुत सारे बी के अणु होंगे। तो ये अणु क्या करते हैं, एक दूसरे पर कुछ ना कुछ बल लगाते हैं। ए का अणु जब दूसरे ए के अणु पर बल लगाएंगे तो उसको एफ ए बोलेंगे। बी का अणु जब दूसरे बी के अणु पर लगाएंगे बल तो उसको एफ बी बी बोलेंगे। और ए का अणु अगर बी अणु पर बल लगाएंगे तो उसको क्या कहेंगे, एफ ए बी। अगर ए का अणु ए पर जितना बल लगा रहा है उतना ही बी का अणु बी पर लगाए और उतना ही ए बी पर लगाए, तो इस तरह की व्यवस्था वाला जो क्या होता है, विलयन होता है, जहाँ दोनों ही अवयव के ऊपर इस प्रकार बल लगते हैं कि ए का ए पर, बी का बी पर और ए का बी पर सब समान हो, तो ये आदर्श विलयन को, आदर्श विलयन का निर्माण करते हैं। ठीक है ना। और अगर अनादर्श विलयन बनेंगे तो ये बराबर नहीं होंगे, तो बड़ा या छोटा हो सकते हैं। तो अगर धनात्मक विचलन होता है तो वहाँ एक चीज़ देखा गया है कि धनात्मक विचलन पर जो एफ ए का मान होता है ये रियल में क्या होता है, कम होता है, ये रियल में क्या होता है, अधिक होता है एफ ए बी से। ठीक इसी प्रकार जो एफ बी बी देखा गया है ये भी अधिक होता है किससे, एफ ए बी से। अब अगर इसी को पलट दें तो हम लोग ऋणात्मक विचलन को प्राप्त कर सकते हैं। ऋणात्मक विचलन में भी जो एफ ए बल लगता है, जो ऋणात्मक विचलन में एफ ए लगता है, ये क्या होता है, तो ये कम होता है किससे, एफ ए बी से। और जो एफ बी बी बल लगता है ये भी क्या होता है, कम होता है किससे, एफ ए बी से।
तो ये हो गया बल की बात, अगर अवयवीकरण इस प्रकार है तो। उसके बाद जो आदर्श विलयन होता है वहाँ पे डेल्टा V भी 0 होता है और डेल्टा H भी क्या होता है 0। धनात्मक विचलन में डेल्टा V पॉजिटिव होता है और डेल्टा H भी पॉजिटिव होता है। और ऋणात्मक विचलन वाले जो अनादर्श विलयन है वहाँ डेल्टा V क्या होता है निगेटिव होता है और डेल्टा H क्या होता है तो वो भी क्या होता है निगेटिव होता है। ये बात आपको थोड़ा सा ध्यान में रखना पड़ेगा। अब ये डेल्टा V और डेल्टा H क्या है, आयतन में परिवर्तन को कहते हैं डेल्टा V और तापमान में परिवर्तन या एंथैल्पी परिवर्तन को कहते हैं डेल्टा H। ऐसा देखा गया है कि आदर्श विलयन में ये दोनों 0 होता है, यानी ना तो आयतन बदलता है ना तापमान। इसमें देखा गया आयतन और तापमान दोनों बढ़ जाता है तो दोनों पॉजिटिव है। इसमें देखा गया कि आयतन और तापमान दोनों घट जाता है तो दोनों क्या है निगेटिव है। उसके बाद ये ग्राफ हो जाएगा। ग्राफ के साथ अगर आप इसको एक्सप्लेन कर पाते हो जितना हमने लिखा उतना भाषा लिख के, तो ये बहुत अच्छा होगा आपके लिए। अब हम लोग देखते हैं अनुसंख्य गुणधर्म को। तो अब हम लोग किसको देखते हैं, अनुसंख्य गुणधर्म को। इसको जब हम तोड़ेंगे तो अणु का मतलब तो है अनुसंख्य माने हो जाएगा संख्या और गुणधर्म तो आप समझ ही रहे हैं गुण। तो किसी विलयन का वह गुण, विलयन का ये गुण होता है, किसी विलयन का वह गुण जो अणु की संख्या पर निर्भर करता है, अणु की संख्या पर निर्भर करता है। उसकी प्रकृति पर नहीं, उसकी प्रकृति पर नहीं, उसे हम लोग क्या कहते हैं, उसे अनुसंख्य गुणधर्म कहते हैं। अब है किस अणु की, क्योंकि विलयन में तो विलय और विलायक दोनों होता है तो ध्यान रखिएगा विलय के अणु की, विलय के अणु। तो विलयन का ऐसा गुणधर्म जो विलय के अणु की संख्या पर निर्भर करता है, प्रकृति पर नहीं। प्रकृति पर कहने का क्या मतलब कि जैसे मान लीजिए ये क्या हमने बनाया विलयन। अब इस विलयन में मान लीजिए 5 गो H2O अणु है, ठीक है, और इसमें मान लीजिए 5 गो चीनी का अणु है, C12H22 और O11 चीनी का अणु है। तो इसका भी अनुसंख्य गुणधर्म उतना ही होगा जितना कि इसका होगा। इसका मतलब ये सिर्फ संख्या पे निर्भर कर रहा है, प्रकृति पर नहीं कि ये जल है और ये क्या है चीनी। तो जब किसी विलयन का ऐसा गुण हो जो कि विलय के अणु की संख्या पर केवल निर्भर करे, उसके गुणधर्म पर नहीं, तो उस गुण को हम लोग कहते हैं अनुसंख्य गुणधर्म यानी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज़। अब इस तरह के गुण जो हैं उसकी संख्या 4 है। कितना है, 4। पहला आपेक्षिक वाष्प दाब में अवनमन, आपेक्षिक वाष्प दाब में अवनमन। दूसरा है क्वथनांक में उन्नयन, क्वथनांक में उन्नयन। तीसरा हिमांक में अवनमन, हिमांक में अवनमन। और चौथा है परासरण दाब, परासरण दाब। ध्यान रखिएगा आपेक्षिक वाष्प दाब में अवनमन को कभी कभी सापेक्षिक वाष्प दाब में अवनमन भी लिखा रहता है। तो अब ये चारों क्या होता है, इसको और इसके लिए अलग अलग जो नियम है उसको, ये 5 नंबर में एक कोई एक पूछ लेता है जैसे परासरण दाब क्या है, कैसे ये अनुसंग गुणधर्म है। इसके लिए विलय के मूलांश के विलय के जो मोलर द्रव्यमान है उसका अनुसूत्र, मतलब उसका एक सूत्र प्राप्त करें व्यंजक, तो वो भी पूछ सकता है। तो ये चारों के बारे में हम लोग आगे की क्लास में डील करेंगे। फ़िलहाल के लिए इतना ही रखते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।